नमस्कार। हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार आज इतिहास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत, महत्वपूर्ण यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, मुग़ल काल। मुग़ल काल जब भी हम पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत के बाद का जो समय है वो मुग़ल काल में आता है। तो ये मुग़ल काल की जो शुरुआत होती है, आप सभी जानते हैं मुग़ल काल का जो समय है वो शुरू जो होता है वो बाबर से होता है। और बाबर को पढ़ने के बाद हम अलग अलग, जैसा हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन जो नींव बनाई मुग़ल साम्राज्य की वो बाबर ने बनाई। तो सबसे पहले बाबर के कुछ विशेष प्रश्नों की मैं आज यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद बाबर के बारे में हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मुग़ल किसके वंश से संबंधित थे? तो मुग़ल जो था वो मूल रूप से किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चगताई वंश से इनका संबंध जो है वो माना जाता है। ठीक है, मुग़लों का संबंध किस वंश से माना जाता है? तो ये आपको याद रखना है, तुर्की के चुगताई वंश से जो है वो मुग़लों का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर जो था वो जहाँ से आया वो राजधानी क्या थी? समरकंद थी। कहाँ से बाबर कहाँ से आया था? समरकंद। स्पेशली यहाँ से तुर्क से, समरकंद से स्पेशली बाबर आया था। तो बाबर के वंशजों की राजधानी क्या मानी गई है? समरकंद। बाबर ने काबुल पे कब कब्जा किया? और काबुल के कब्जा करने के बाद ही उसका मन जो है वो भारत पे आक्रमण करने का हुआ। तो बाबर ने काबुल पे जो कब्जा किया वो कब किया था? 1504 ईस्वी में। कब किया? 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पे कब्जा किया। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। यानी अब तक सुल्तान की उपाधि धारण करते आ रहे थे दिल्ली सल्तनत की, लेकिन बादशाह की उपाधि की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। और कब की थी? 1507 में। कब की? 1507। मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? तो मुग़ल वंश की नींव किसने रखी ये आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पता है। मुग़ल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर था। मुग़ल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी है और ये हम सब इसको अच्छे से जानते हैं। और बाबर का जो संबंध माना गया है वो कहाँ से माना गया है? तुर्की वंश से। तुर्कों के जो चगताई वंश था उससे बाबर का जो है वो संबंध माना गया है। ये हम सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मुग़ल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये फरगना से बाबर आपको आया था। देखिए बाबर जो है वो फरगना से आया था। तो बाबर कहाँ का शासक था ये आपको देखना। तो बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। बाबर ने फरगना का शासक था। और बाबर का जो था अपना जो पैतृक क्षेत्र था, इससे धीरे धीरे अधिकार जो है वो समाप्त हो गया था। और इसलिए बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। और 1507 में जैसे उसने काबुल को जीता तो अपनी जो पहली उपाधि थी, पहली उपाधि क्या थी बाबर की? मिर्ज़ा थी। और उस मिर्ज़ा की उपाधि को इसने त्याग दिया था। याद रखना, पहले मिर्ज़ा की उपाधि थी और मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग के इसने जो है वो बादशाह की उपाधि धारण की थी। याद रखना, ठीक है। तो एक प्रकार से तुर्की मूल की चगताई वंश की स्थापना, मुग़ल वंश की जो नींव रखी बाबर ने वो भारत में रखी। और ये मूल रूप से कहाँ का था? ये फरगना का था। और फरगना की राजधानी क्या थी? समरकंद थी। क्या थी? समरकंद थी। ये बात अलग है कि समरकंद को उसने खो दिया था। 3 बार प्रयास किया, लेकिन जब तीसरी बार समरकंद को उसने खो दिया तो अंतिम रूप से उसने फरगना को वापस प्राप्त करने का जो है वो विचार ही छोड़ दिया और भारत पे आक्रमण करने का निश्चय किया। याद रखना। बाबर का पूरा नाम क्या था? आगे देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा जो नाम था वो था जहीरुद्दीन बाबर। क्या था? पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर। इसका जो है वो पूरा नाम था बाबर का। याद रखना। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी, कुछ किताबों में है, कुछ किताबों में 24 फरवरी लिख रखा है। लेकिन मैं यहाँ आपको यही कहूँगा कि आप 14 फरवरी जो है वो ज़्यादा सही माने। ठीक है ना? क्या माने? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियानी की जो रियासत है फरगना, फरगना कहाँ थी? ट्रांस आक्सियानी की रियासत थी। और बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्ज़ा था, फरगना का शासक था। और उनकी जो माँ थी वो कुतलुग निगार खानम थी। और उनकी दादी का नाम था ऐशान दौलत बेगम। ठीक है।
तो 14 फरवरी 1483 को फरगना में इनका जन्म हुआ। बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो बाबर ने जब 3 बार समरकंद को जीतने में वह सफल रहा, तो बाबर ने जो है वो भारत पे जो आक्रमण किया वो 1519 में बाजोर पे किया था, याद रखना, ठीक है ना। और बाजोर के आक्रमण सबसे पहले बाजोर पे 1519 में किया था, और बाजोर के आक्रमण के साथ ही बेहरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का भी उसने प्रयोग किया था, ठीक है। तो बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? यूसुफ जाहियों के विरुद्ध हुआ 1519 ईस्वी में, बाजोर पे उसने आक्रमण किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1519 में के लिए महत्वपूर्ण आक्रमण की जब बात करते हैं बाबर की, तो पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी माना जाता है। और 1526 ईस्वी में कौन सी विजय की थी? उसने पानीपत की विजय की थी। कौन सी विजय की थी? पानीपत की विजय की थी। तो ये बाबर का वैसे 5वां आक्रमण था, और इसका कारण ये था कि लाहौर का जो सूबेदार था दौलत खां लोदी, और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी, ने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। और बाबर इस चीज़ के लिए उत्सुक बैठा ही था, क्योंकि समरकंद उसके हाथ से चला गया था, इसलिए बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उसको आक्रमण के लिए एक प्रकार से जो है वो अनुमति एक आगे से चल के उन्होंने बुला लिया। तो बाबर ने 1526 में पानीपत का जो है वो आक्रमण किया था, और 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और क्यों जीता था हमें सबको पता है। तुलगुमा पद्धति का इसने प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का प्रयोग किया था 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में जो है वो बाबर ने लोदी को हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, मैंने भी चर्चा की थी। उनकी माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। तो कुतुलुग निगार खान किसकी माता का नाम था? बाबर का 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कुतुल निगार खान बाबर की माता का नाम, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई? तो पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य हुई थी, फिर दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुई थी, ठीक है ना। और तीसरी जो है वो मराठाओं के समय, तो हम चर्चा करेंगे आगे। पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है। कब लड़ी गई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो बाबर की विजय जो है इसमें हुई, और उसके विजय का कारण था उसका तोफखाना और कुशल सेनापतित्व है। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगुमा का मतलब होता है सेना का वह भाग जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पे खड़ा रहता था और चक्कर काट के शत्रु पे पीछे से हमला करता था, मतलब एकदम घेर के मारते थे, ठीक है। एक उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी का मतलब होता है 2 गाड़ियों के बीच में जगह को छोड़ के उसमें तोपों को रखकर चलाने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? उस्मानी विधि। तो तुलगमा पद्धति और उस्मानी विधि, इन दोनों का प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोदी दिल्ली का तत्कालीन शासक था, वो हार गया और बाबर की विजय हुई। और बाबर ने इस विजय के बाद मुगल वंश की एक प्रकार से स्थापना की। कहते हैं कि पानीपत की जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था, और इस चांदी के सिक्के को दान में देने के कारण इसकी उपाधि कलंदर पड़ी थी। कलंदर कहा गया इसको। कलंदर क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पानीपत की विजय के बाद चांदी का सिक्का जो है वो दान में, उदारता में दिया था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। किस वंश की नींव रखी? मुगल वंश की नींव रखी। अगला युद्ध जो हुआ था है वो खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि बाबर ये कहता है कि राणा सांगा ने मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध हुआ तो मेरी मदद नहीं की। राणा सांगा कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों महत्वाकांक्षी थे और उनको पता था कि जब तक राणा सांगा को मैं नहीं हराऊंगा तब तक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो दोनों की महत्वाकांक्षी परवर्ती, दोनों का ही के पास से ही ये होना कि यदि एक भी दोनों में से यदि यहाँ शासन करना है तो एक दूसरे को हराना बहुत आवश्यक है। तो ये खानवा का जो युद्ध था वो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण था। तो इस युद्ध में भी क्या हुआ था? राणा सांगा की जीत हुई, इसकी बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध में कहते हैं कि सेना का अनुपात 2:1 था। 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था। खानवा जो है वो वर्तमान अपने भरतपुर के पास उपवास में था। और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। और इस युद्ध में राणा सांगा की जो है वो हार हुई थी। बाबर और मेदिनारे के मध्य युद्ध किस नाम से जाना जाता था? चंदेरी का युद्ध। ये 1528 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध।
ठीक है। इसमें भी 28 जनवरी 1528 को हुआ था, 28 जनवरी 1528 को, 28 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ये हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, ठीक है ना। तो ये चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। और कहते हैं कि चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिर काट के उनकी मीनार बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और खानवा के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 6 मई 1529 को, कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था, 1529 को हुआ था, ठीक है। इसमें इसने अफगानी सेना को कम्प्लीटली पराजित कर दिया। अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोधी ने किया और महमूद लोधी जो है वो हार गया। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तो तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, तुजुक-ए बाबरी, जिसका नाम क्या था? तुजुक-ए बाबरी, जिसमें उसने तत्कालीन भारत का वर्णन किया है, तुजुक-ए बाबरी, ठीक है। तुर्की भाषा में, याद रखना, तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी जो है इसने आत्मकथा लिखी। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया और इसकी विजय का सबसे बड़ा कारण भी ये तोपखाना था। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तुलगुमा नीति। तुलगुमा मैंने बता दी थी कि सेना का वह भाग जो दाएं और बाएं भाग खड़ा होता था और सेना को, दुश्मन की सेना को पीछे से घेर कर जो है वो हमला करता था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? ये तोपची थे दो प्रमुख रूप से, उस्ताद अली कुली खां और मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां भारत में था और उस्ताद कुली खां वो तुर्की तोपची था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और ये 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु जो हुई वो आगरा में हुई थी, ठीक है। आगरा के नूर अफगान आराम बाग में इसको दफनाया गया था। बाद में काबुल में स्थायी रूप से चुने गए स्थान पे दफनाया गया। पहले आगरा में, फिर काबुल में इनको दफनाया गया। कहते हैं कि गुलबदन बेगम जो, जिन्हें लिखा कि इब्राहिम लोधी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया था। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। इसने हुमायूं नामक ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है। आगे, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे बाहर से बाहर बने हैं? तो बाबर का तो जैसे काबुल में बना ही है, इसके अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर के मकबरे भी भारत से बाहर बने हैं, इस चीज़ को याद रखना। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। मैंने कहा था ना कि पानीपत के युद्ध के बाद उसने चांदी का सिक्का दान में बांटा था, इसलिए इसको कलंदर कहा जाता है। तो ये बाबर था, याद रखना। तो बाबर बहुत महत्वपूर्ण शासक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तुर्की से आया था, फरगना इसका मूल वंश था, लेकिन वहाँ समरकंद को खोने के बाद भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण बाजौर पे किया, फिर पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, इसमें तुलगुमा उस्मानी विधि का प्रयोग किया। पानीपत की जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघर का युद्ध, फिर 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी प्रमुख किताब जो है वो तुजुक-ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में इसने लिखी है। तो ये बाबर था जिसने एक प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के टूडर वंश के हिंदी सप्तम से की है, ठीक है। बाबर नामे में उसने हिंदुस्तान में 3 अभिशापों का वर्णन किया था अपनी भाषा में, गर्मी, धूल और लू। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते, लड़ना नहीं, ऐसी बातें उसने अपनी किताब में इसकी चर्चा की है। तो बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक़ था, ठीक है। वज़हदारी की एक नई प्रथा की शुरुआत की, बादशाह की उपाधि की शुरुआत की सुल्तान के स्थान पे। ये प्रमुख रूप से बाबर का योगदान रहा। तो निश्चित रूप से बाबर जो है उसके क्या योगदान रहा, कैसे स्थापना की, समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।